खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अभी तक आपने सुना इंफाल अभियान को गहरा झटका लगा था। हालात और भूरेवाल की गद्दारी की वजह से आत्मसमर्पण करने वाली ब्रिटिश फौज अभियान पर भारी पड़ गई थी। पीछे लौटने का शाही आदेश जापानी फौज को मिल गया था, जिसे लेकर आजाद हिंद फौज के अफसरान और फौजी गुस्से से भरे थे। इधर सुभाष चंद्र बोस के पास जापानी फौज के पीछे हटने का संदेश लेकर जनरल कवाबे खुद पहुंचे, जो पहली बार जापानी फौज के पीछे हटने की आत्मग्लानि से आहत थे। वो नेताजी के सामने तो थे, लेकिन अपराध बोध से भरे हुए थे। चंद्रा बोस जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बुरी खबर लेकर आया हूं। हमारी 14वीं लश्कर इंफाल के जंगल में डूब गई है। मुतागुची का अति आत्मविश्वास कहें, उसकी लापरवाही कहें, या सेना नायकों की गद्दारी, मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। कहने को बचा ही क्या है चंद्रा बोस। जापान की फौज हार कर इंफाल से लौट रही है। क्या कह रहे हैं? पराभूत होकर सेना की वापसी? चंद्रा बोस, जापान ने आज से पहले कभी भी विजय के अलावा कुछ नहीं देखा। परास्त शब्द तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं था। लेकिन क्या कबाबे साहब? अभियान खत्म होने से हमारे सैनिक खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तेराउची जैसा सेना नायक तो इतना आहत हुआ है कि बिस्तर पकड़ा हुआ है। कितना पीड़ा से भरा है इंफाल से खाली हाथ लौटना। आप जैसे शेरदिल आदमी के मुंह से मैं क्या सुन रहा हूं? आपके मुंह से लौटने जैसे शब्द, कायरता की भाषा। क्या हुआ कबाबे साहब आपको? ऐसा क्या हो गया कि हम अंजाम तक नहीं पहुंच पाए? हमारी रसद नहीं पहुंच पा रही थी। आसमानी ताकत टूट गई थी। हथियार नहीं पहुंच पा रहे थे सैनिकों तक। भूखे पेट बिना गोले बारूद के लड़ना संभव नहीं था। कबाबे साहब, पीछे हटने का फैसला आपने लिया होगा, मैंने नहीं। दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। दिल्ली जाने से भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। हमारी फौजें हर हाल में आगे बढ़ेंगी। कहिए कबाबे साहब, इस वक्त आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? आप तत्काल जनरल कियानी को लौटने को कहें। वो इंफाल के जंगलों से लौटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है वो लड़ते लड़ते अकेले ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। कर्नल मलिक भी अड़े हुए हैं। वे क्या गलत कह रहे हैं? कौन सी गलत जिद कर रहे हैं? मैं कियानी और मलिक के साथ हूं। मैं खुद अब युद्ध भूमि में उतरने जा रहा हूं। कबाबे साहब, ये नक्शा देखिए, बताइए आपको क्या लगता है, पीछे हटना चाहिए? ऐसा करने का क्या तुक है? आपकी राहत टोक्यो की ओर जाती है, मेरी हिंदुस्तान की ओर। दिल्ली ही हमारी मंजिल है, दिल्ली ही हमारा संकल्प है। लड़ते गिरते मरते हमें दिल्ली तक पहुंचना ही है। समझता हूं नेताजी आपकी जिद, लेकिन ऐसे हालातों में हट ठीक नहीं है और एक राष्ट्र नायक जैसा व्यवहार नहीं है। कबाबे साहब, आप जैसे फौजी मुलाजिम को दिल्ली जाने का महत्व समझ में नहीं आएगा। दिल्ली की राह वो राह है जो मेरे रक्त में बह रही है। मेरी सांसों में उसी के चलते प्राण चल रहे हैं। प्रण पूरा किए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। प्रण पूरा होगा या मेरी जान जाएगी, बस। कबाबे साहब, दिल्ली की राह जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाहों की मौत का प्रतिकार है। इसी राह के लिए बापू ने कितनी बार जेल काटी। हमारे जवान ही नहीं, हमारे जानवर भी कुर्बान हो गए। न जाने कितने क्रांतिकारियों के बलिदान का जज्बा है ये दिल्ली की राह। परंतु क्या कबाबे साहब, आप क्या समझते हैं? देश की आजादी के लिए जो अलग गांधीवादियों ने और मेरे जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने मशाल जलाई है, वो बुझ जाएगी। आर पार के संघर्ष को रोकना गद्दारी है, गद्दारी। खुद के साथ भी और अपनी मातृभूमि के साथ भी। क्या समझते हैं आप सुभाष को? अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए सांस थमने तक लड़ने का संकल्प लिया है मैंने। क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? आपका एक एक शब्द सही है, लेकिन आप युद्ध के हालातों को थोड़ा समझिए। मेरे सामने मेरा ध्येय है और मेरे ध्येय के अलावा
मुझे कुछ और नहीं समझना ना सोचना है। चंद्रा बोस जी, अब आप कुछ मत कहिए। मैं एक फौजी हूं, आपकी भावना को समझ ना सकूं इतना मंद बुद्धि भी नहीं। आपकी श्रद्धा, आपका अडिग विश्वास और आपकी अमर आशावाद की ध्वनि मुझे अच्छे से सुनाई दे रही है। आपके एक एक शब्द को मैं नमन करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है, मेरे फौजी अनुभव का मान रखकर मेरे 2-4 शब्द सुनेंगे या नहीं? अब सुनने जैसा बचा क्या है कबाबे साहब? आपकी दिल्ली की राह आज से पहले कभी इतनी फिसलन भरी नहीं थी जितनी आज है। मेरे सिर पर पहाड़ टूट जाए, आसमान टूट जाए, तब भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरे जैसे साधारण से इंसान ने युद्धबंदियों की फौज खड़ी की है। जो ब्रिटिश के लिए लड़ते थे, जान देते थे, वो रणबांकुरे अपनी मातृभूमि के लिए मोर्चे पर हैं। उनका अपराधी नहीं बन सकता। आजाद हिंद फौज तो पीछे नहीं हटेगी, भले ही जापान जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र की सेना पीछे हट जाए। क्या करें चंद्रा बोस जी, हमारे साथियों की दगाबाजी। आप जापान से द्रोह ना करें। जापान के साथ द्रोह, और वो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये क्या कह रहे हैं आप? फिलहाल कुछ दिन के लिए सही अपनी लड़ाई को रोक दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अमेरिकी विमान सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू हैं। इम्फाल को जीतने का अवसर हाथ से निकल गया है। ताराउची का आपके लिए संदेश है कि आप अस्थायी तौर पर पीछे हट जाएं। कबाबे जी, आपको वचन देता हूं, जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विजय होने तक खड़ा रहूंगा। वाह चंद्रा बोस जी, अब लग रहा है एक जापानी सहयोगी से बात कर रहा हूं। काश सातो और यानागिरी जैसे उल्टी खोपड़ी के लोगों को यह अकल आती तो यह बुरे दिन नहीं देखना पड़ता। फौज को डूबने से बचा सकते हैं, केवल 4 कदम पीछे हट जाइए। 4 कदम याद रखिए, सिर्फ अस्थायी तौर पर। हां चंद्रा बोस जी, मैं केवल बारिश तक का इंतजार करने के लिए कह रहा हूं। गर्मी शुरू होते ही इम्फाल पर फिर धावा बोलेंगे। चलिए, मैं अस्थायी तौर पर कियानी को हटने का आदेश लिखकर देता हूं। जापान के सम्राट को भी पत्र लिखूंगा। कबाबे साहब, सम्राट को पत्र लिखकर कहूंगा कि पूरब पश्चिम में कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कोई बदलाव नहीं होगा। कबाबे जी, मैं अभी से कह देता हूं कि आजाद हिंद फौज के एक भी सैनिक को मांडेल से इधर नहीं आने दूंगा, और मुझे दिल्ली की ओर कूच करना ही है। बिल्कुल ठीक है मिस्टर बोस। ठीक है, आप अभी से गर्मियों की तैयारियों में जुट जाइए। नए हथियार, नए विमान, रसद की व्यवस्था और गोला बारूद, सब कुछ तैयार चाहिए मुझे। ऐसा ही होगा चंद्र बोस। अब मैं चलता हूं। साथियों, 2 कदम पीछे हटकर 10 कदम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली को चूमकर चिर निद्रा में विलीन होना चाहता हूं। साथियों, अभी थोड़ा सा रुकना है। हालात नाजुक हैं, लेकिन हमारा जज्बा फौलाद की तरह है। दिल्ली हमारी मंजिल है, दिल्ली पहुंचेंगे। साथियों, ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी सूर्य ग्रहण से हालात हैं, राहु सूरज पर छाया हुआ है। हम में ताकत है, हम अपने दहकते जज्बे को कुछ देर अपने अंदर रख सकते हैं। बारिश ने गांधी रेजिमेंट का हाल बेहाल कर रखा है। C4 थाईलैंडर्स की पूरी बटालियन हमारी ओर बढ़ रही है। सैनिकों, पहले हम मोरे की ओर चलेंगे, फिर मांडले की राह पकड़ेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से पूरा करेंगे हम ये सफर। सारे दस्तावेज, नक्शे आग के हवाले कर दो। यानी साहब, जल्द से जल्द निकलें, अभी ब्रिटिश फौज नाश्ता कर रही है। जनरल, अब चला नहीं जाता। इन जख्मों को और इस मलेरिया को ढोते हुए जीते जी भी हम जिंदा लाश की तरह हैं। हम चिंदविंद नदी कैसे पहुंच पाएंगे? हम पर एक मेहरबानी कीजिए, नेताजी को एक संदेश देना, उन्हें जय हिंद कहना आखिरी सांस तक लड़ते रहे।
बहुत कुछ घट चुका था, बदल चुका था। इम्फाल की पहाड़ी शांत थी। जापानी लेफ्टिनेंट जनरल तनाका और शौकत मलिक इम्फाल की ओर देख रहे थे। न धुआं था, न बमबारी और न विमानों की आवाज। भूरेवाल और प्रभुदयाल जैसे गद्दारों से मिले नक्शे के हिसाब से ब्रिटिश सैनिक बमबारी करते रहते थे। खंदकों, मोर्चाबंदी और फौजी ठिकानों को बार बार नेताजी बदलते रहते थे। ब्रिटिश फौजें आज आ रही हैं, कल आ रही हैं, ऐसे संदेश मोइरांग में आते रहते थे। सर, वायरलेस पर पीछे हटने का आदेश आया है। बंद कर दो वायरलेस। किसी भी आदेश की परवाह मत करो। याद रखो, केवल दिल्ली, केवल और केवल दिल्ली। लो नेताजी का नाम और तीर कमान उठाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें सुभाष बाबू का झंडा नहीं उतरने देना है। साथियों, रंगून रेडियो से मैं आपका सुभाष, शाहनवाज, जनरल कियानी, प्रीतम सिंह, शौकत, गुलजार सिंह, कहाँ हो तुम सब? मैंने संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हम सिर्फ 2 कदम पीछे हटे हैं, लेकिन 10 कदम आगे बढ़ेंगे। बस अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो साथियों। फिलहाल दिल्ली की राह अवरुद्ध हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी और हमारी राख से हजारों क्रांतिकारी पैदा होंगे। जहां संकल्प होता है वहीं नई राह होती है। देखना, ये पर्वत भी पार कर लेंगे, ये सागर भी रास्ता देगा। हवाएं हवाएं काले मेघों से बाहर निकालकर हमें लाल किले तक ले जाएंगी। हम और तुम, सारा हिंदुस्तान विजय का गीत गाएगा। नवंबर 1944 में नेताजी टोक्यो की राह पर थे। फार्मोस द्वीप पर ठहरे हुए थे। ताइपेई के रेलवे होटल में रुके थे। वे होटल में अपने साथी हबीबुर रहमान अली के साथ बातचीत कर रहे थे। ये काला सा शिखर क्या है? ईंट की भट्टों की चिमनी है सर। समझ में नहीं आ रहा। हवाई अड्डे के इतने पास भट्टी की इजाजत कैसे मिली? मैं जापान जा रहा हूं। इम्फाल अभियान को लगे झटके के बाद तोजो का महत्व खत्म हो गया है। युद्ध का काम कोई तो संभाल रहे हैं। चलो, दिल्ली अभियान कैसे आगे बढ़ेगा कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सब कुछ ठीक होगा सर, आपका इरादा नेक है। जापान पहुंचने पर मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे शायद। क्या हुआ कैप्टन? हमें यहीं पर लैंड करना होगा। वायुसेना का आदेश है यहीं लैंड करने का। क्या हुआ कैप्टन? रुकना होगा नेताजी। कहाँ लैंड कर सकेंगे आप? ओसाका की हवाई पट्टी पर उतरना होगा। ठीक है। जैसे तैसे ओसाका हवाई पट्टी पर विमान उतरा। 2 घंटे रुकने के बाद विमान ने टोक्यो के लिए उड़ान भरी। टोक्यो उतरने की अनुमति के लिए पायलट को काफी देर आसमान में रहना पड़ा। विमानतल की पूरी बत्तियां बुझी हुई थीं। स्वागत कक्ष में जापान के विदेश मंत्री शिगेमित्सु, हिकारी किकान के जनरल इसोडा
और हिंदुस्तानी स्वातंत्र्य संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। वेलकम 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 चंद्रा बोस। अब तो महायुद्ध जापान के दरवाजे पर पहुंच गया है। शिगेमित्सु, क्या मतलब है आपका? B-29 अमेरिकी विमान धड़ल्ले से हमारी सीमा में घुस आए और ओसाका के इलाके में जहां हमारे हथियारों के कारखाने हैं तूफानी बमबारी करके निकल गए। वो तो अच्छा हुआ जो हवाई इलाके में हरकत की सूचना हमको लग गई और आपके विमान को हमने रोक लिया। हमें कितना गर्व था इस बात का कि जापानी सीमा में अमेरिकी नहीं घुस सकते। सूचना मिल रही है कि साइपान और लिट्टे द्वीपों पर अमेरिका ने फौजी छावनी बना ली है। वहीं से अमेरिकी विमान हमारी सीमा में घुसे थे। परिस्थितियां और घटनाएं लगातार बदल रही थी। नेताजी के सम्मान में जापान सरकार ने कोई कसर नहीं रखी थी। हाबिया पार्क में नेताजी को सुनने भीड़ उमड़ी थी। व्याख्यान कार्यक्रम की अध्यक्षता ओकुमा हाकू कर रहे थे। नेताजी के इम्फाल से वापसी को लेकर कहे गए एक एक शब्द ने लोगों में जोश भर दिया था। नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री कोइस्तो ने भोज रखा था, जहां एक हारे हुए शेर की तरह तोजो और नेताजी की मुलाकात हुई। तोजो साहब, इस समय आप कहां रह रहे हैं? इसी शहर में एक छोटे से फार्म हाउस में दिन काट रहा हूं। टोक्यो से जाने से पहले आपसे मिलने फार्म हाउस आऊंगा। अभी अनुमति दीजिए, प्रधानमंत्री कोइस्तो से मुलाकात करनी है। इम्फाल को जीतकर अंग्रेजों को भगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। यदि हवाई ताकत मिली होती तो ब्रिटिशों को मात देकर दिल्ली की ओर बढ़ गए होते। चंद्रा बोस, आपको बता दूं, जापान किसी से दोस्ती करता है तो सब कुछ सोचकर, और एक बार हाथ बढ़ाया तो पीछे नहीं खींचता। जो वादा जनरल तोजो ने किया है उसे पूरा करना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। धोखा शब्द जापानी नहीं जानते। हमारे आपके बीच सीधी बातचीत हो तो ठीक रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप। हाचिया को आजाद हिंद सरकार में राजदूत के रूप में नियुक्त करता हूं और टोक्यो में मैं S.A. अय्यर को आजाद हिंद फौज का राजदूत बनाता हूं। मिस्टर बोस, जापान अमेरिका की जकड़ में फंसा हुआ है। 26 साल के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आपसे हमारी एक ही अपेक्षा है। बेझिझक कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नेताजी तोजो से अपना मिलने का वादा पूरा करने के लिए तोजो के फार्म हाउस पर पहुंचे। नेताजी को अपने घर देखकर तोजो विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो स्वागत में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी आवाज भर गई और आंखें आंसुओं से। आइए चंद्रा बोस, आपने अपने मिलने का वादा पूरा कर दिया। एक बार कुर्सी ओहदा जाने के बाद कौन पूछता है? अपने तो अपने साया भी साथ छोड़ देते हैं। मिस्टर तोजो, हिंदुस्तानी कभी मदद करने वालों को नहीं भूलते। हम तो पत्थर में भी भगवान का एहसास करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके यहां आने को नए प्रधानमंत्री किस तरह लेंगे। इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। कहा था आपके घर आऊंगा तो आ गया। चलिए गार्डन में घूमते हुए बातें करते हैं। मेरे हर फैसले में राष्ट्रहित था। मैं जानता हूं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अच्छा, अब मैं विदा चाहता हूं। मैं राज बिहारी बाबू से मिलने जा रहा हूं। मिस्टर काकेत्सुबो, मुझे राज बिहारी बाबू से भेंट करनी है। चंद्र बोस, जब इम्फाल विजय की खबर लगी थी
उस समय तो रास बिहारी बाबू की वृद्धावस्था जवान हो गई थी। भाषण लिखकर रेडियो स्टेशन तक आ गए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो खबर झूठी थी, तब से आज तक बिस्तर से नहीं उठे। चलिए आपको ले चलता हूं। रासबिहारी बाबूजी, आपका सुभाष। हाँ, हे इम्फाल, आजादी। हाँ, आजादी। जल्द पूरा होगा आपका सपना, मेरा सपना। अपनी बताइए, कैसे हैं आप? जापानी नौसेना के साथ बेटा गोलाबारी में फंस गया था, और उसके जाते ही तुम्हारा रासबिहारी अकेला हो गया, पूरी तरह से टूट गया। ऐसा मत कहिए रासबिहारी जी। हिंदुस्तान की आजादी की मशाल आज भी जल रही है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का जो घोष आपने किया था, वो आज भी जिंदा है। वो उसी दिन थमेगा जिस दिन आपका, मेरा, हम सब का हिंदुस्तान आजाद होगा। उसी दिन के इंतजार में तो जान इस जर्जर शरीर में अटकी हुई है। हाँ, आप ही के हाथों से मां भारती के किले का ध्वजारोहण होगा। नेताजी सुभाष टोक्यो में मुतागुची से भी मिलना चाहते थे। इसके लिए जापानी अफसर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इम्फाल अभियान फेल होने के बाद मुतागुची ने खुद को घर में कैद कर लिया था, लेकिन नेताजी जो ठान लेते थे वो पूरा करके ही दम लेते। वे मुतागुची से मिलने पहुंच ही गए। वो यहां किसी से नहीं मिलते। कहिए, मिस्टर मोतागुची से चंद्रा बोस मिलने आए हैं। वो किसी से नहीं मिलते। आप मेरे आने का संदेश दीजिए बस। आइए आइए चंद्रा बोस जी, क्या हो गया? दोस्त, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, आप मेरे सामने हैं। चंद्रा बोस, मेरा मान ही भंग नहीं हुआ है। मेरी पूरी जिंदगी पर सवालिया निशान लग गया है। मेरे से व्यक्तिगत बैर ठीक था, लेकिन सातों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जापान की कभी ना हारने वाली सेना को वो हार के मुहाने पर लाया। अजय राष्ट्र जापान को बहुत आघात पहुंचाया। समझता हूं आपके दर्द को। जापानी सैनिक सिर पर हार के अपमान का बोझ उठाने की अपेक्षा अपनी जान देना अच्छा समझता है। चंद्रा बोस, मुझे कोई गोला निगल गया होता तो मैं धन्य हो जाता। मेरा शरीर हजारों सैनिकों के बीच पड़ा सुख का अनुभव करता, लेकिन युद्ध में विफलता के बाद आधा साल बीत चुका था। आजाद हिंद फौज के अफसर अब रणनीति बनाने में लगे थे। इम्फाल के पहाड़ को लांघकर ब्रिटिश फौजें ब्रह्मदेश की ओर आ रही थी। बदला लेने के लिए जनरल स्लिम चिंदविन नदी को पार कर इरावती घाटी की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मदेश में अटकी जापानी फौज को सुरक्षा देने का वादा मैंने प्रधानमंत्री कोइत्सो से किया है। नेताजी, इसमें हमें क्या लाभ होगा? बची खुची आजाद हिंद फौज से भी हाथ धो बैठेंगे। बहादुरों, अब यह सवाल नहीं है कि जापान से हमें क्या लाभ होने वाला है। यह सवाल उस समय क्यों नहीं आया जब जापान के 50,000 सैनिक हमारी आजादी के लिए अपनी जान दे रहे थे। तब पूछना था वे हमारे लिए क्यों लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से उनका क्या नाता है। जापान में अब नए प्रधानमंत्री हैं। मुझे शंका थी
कि नए हालातों में जापान हमारी आज़ादी के लिए लड़ेगा या नहीं, लेकिन नए प्रधानमंत्री जापान के पुराने वादों से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हमें ब्रह्मदेश से जापानी फौजियों को निकालना होगा। जिस तरह जापानी फौज ने हमारे लिए रक्त बहाया है, उसी तरह हम हिंदुस्तानी भी जापानियों के लिए रक्त बहाएंगे। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।